हेलो। हेलो जनाब, क्या हाल है आपका? जी, मेरा इज़्म मैं आर्य समाज से हूँ और मेरे को बस मैं कुरान पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ था तो मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, तो पूछ सकता हूँ? आमिर ये भाई की हम स्ट्रीम में चले जाइएगा। जी, मतलब मेरे को इसमें थोड़ा-सा क्रिटिकल पॉइंट नज़र आ रहा है इसलिए आया हूँ क्योंकि और रुकें जरा, रुकें भाई। याद रखना है राजू भैया, आप आर्या समाज से हैं तो आपका जनाब हार्दिक जो है वो स्वागत करते हैं। आर्या समाजी बहुत रेयर हैं जो हमारे सामने आते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं। अच्छा, एक तो आपका स्वागत है। दूसरी चीज ये है कि ये स्ट्रीम है योर इज्म वर्सेस आवर इज्म। ठीक हो गया? जी, जी, जी। तो आप चूंकि आर्या समाज से हैं तो क्यों ना हम आर्या समाज के इज्म को वर्सेस इस्लाम के थ्रू समझें। जी, ठीक है। ठीक हो गया? ऐसे ही है। जी, जी, जी। हाँ ठीक है, चले ऐसे करते हैं। आर्या समाज जो मत है, आप उसमें दी बेस्ट चीज क्या देखते हैं वो रख लेते हैं। ठीक है? और इस्लाम को उसके कॉन्ट्रेरी या कंपैरेटिवली हम एनालिसिस कर लेते हैं। इस तरह करते हैं, जी, क्या कहते हैं? या दूसरा ऑप्शन ये है, या दूसरा ऑप्शन ये है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं एक सवाल लेके आया था तो एक सवाल आप पूछ लेंगे, एक सवाल आर्या समाज पे मैं पूछ लूंगा। जी, जी, जी। दोनों ये ऑप्शंस में ज़्यादा से सही जिसको है। आप। जी। ये ज़्यादा सही है। हाँ, क्योंकि स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा आपकी। ठीक हो गया? या बड़े अरे दिल के लोग हैं हम, कोई थोड़ी-सी बात नहीं। मेरी बेइज़्ज़ती। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। तो पहले आप कर लें अपना सवाल, ठीक है? फिर मैं कर जी, जी। लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, सही है? जी। मुझे लग रहा है मेरा गलत इंटरप्रिटेशन होगा इसीलिए मैं आपसे क्लियर करने आया हूँ। जी 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 जी, सत्यार्थ प्रकाश में कुरान की इस वर्ष के ऊपर कहाँ इतराज हुआ है, जरा वो भी बता दे, क्योंकि हमें पता है सत्यार्थ प्रकाश में कुरान की इंटरप्रिटेशन स्वामी साहब को तो नहीं थी ना। अभी स्वामी सत्यार्थ साहब के प्रकाश जमाने में जी वो छोड़ देते हैं, समोल्लास अभी लिखा मैं गया था। पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उसके बाद फिर आप आराम से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलें पूछ लें, आप पूछ लें। जी ये सूरा यासीन का जो 36 है आयत, अब मुझे अरेबिक नहीं आती, मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा हूँ कुरान.com से। ये कह रहा हम्म, है ग्लोरी बी टू द वन हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन पेयर्स, बी इट व्हाट द अर्थ प्रोड्यूसेस, देयर जेंडर्स और व्हाट दे डू नॉट नो। हम्म, जी। जी, इसमें मेरे को जो समझ में आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कह रहा है कि अल्लाह ने सब कुछ जो भी बनाया है वो सब पेयर्स में बनाया है, जैसे कि जेंडर्स, जो लोग जेंडर्स हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, स्नेल हो गया, कमोडो ड्रैगन हो गया, विपटेल लिजार्ड हो गया, ये सब तो जेंडरलेस होते हैं एक तरीके से। तो ये हम्म, तो दो जेंडर वाले नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों हम्म, कहा गया है यहाँ पे? ठीक हो गया। इस ये गलती आपको लगी है अरेबिक ना आने की वजह से। जी, हो ठीक है? सकता है। जौज जो होता है पेयर है। पेयर का मतलब सेम जेंडर भी हो सकता है, पेयर का मतलब ऑपोजिट जेंडर भी हो सकता है, पेयर का मतलब ऑपोजिट नेचर भी हो सकता है। यानी जौज का कंट्रास्ट जी, भी हो सकता है, सिमिलर चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है ना, जौज में। और जी, कमाल बात आपको बताऊं, जौज सिंगल पेयर यानी सिंगल एंटिटी के ऊपर भी जौज का वर्ड बोला जा सकता है अरबी जुबान में। अ ये फसा तो बलागत है। अच्छा जी। तो इसलिए आपका ये कहना, इसलिए आप देखें आगे एक वर्ड आपने खुद पढ़ा था, इसकी ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़िएगा। Glory be to the one who created all things in pairs, be it what the earth produces, their genders, or what they do not know. एग्जैक्टली व्हाट दे डू नॉट नो। जी, आपने जब ये ट्रांसलेशन पढ़ी थी, मुझे उस वक्त पता चल गया था कि उसका जवाब उसके अंदर मौजूद है। और अरबी में यहां लिखा हुआ है कि वो चीजें भी जिसको तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये हम्म, है कि पेयर्स में बाजू का जेंडर्स भी आते हैं, जो कि आपकी बात है, तो पार्शली वो बात वहां कवर हुई। और बाजू जी, का ऐसी चीजें होती है जिनको आप नहीं जानते। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। किसी चीज की, किसी चीज का कंट्रास्ट यानी उसका एंटाई होना, अब वो जेंडर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर वायरस का एंटीवायरस है, या बैक्टीरिया से यानी एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, एंटी बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से मैटर है जिसका एंटी मैटर होता है, क्या उसका जेंडर होता है? क्या हम जेंडर नहीं, डिफाइन कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली नेचर है।
सो नेचर का कंट्रास्ट में होना, तो हर चीज या तो पेयर्स में जेंडरली ऑपोजिट होगी, या नेचर में डिफरेंशिएट होगी, या इवन सिंगल का भी होना, सिंगल का भी वो उसको दूसरों की नेचर से डिफरेंशिएट कर देता है। तो काइंड ऑफ वो चीजें जिनको आप जानते नहीं है। ठीक हो गया? हाँ, डे एंड नाइट भी ले लें। यस, डे एंड नाइट है, सत्य और असत्य है, धर्म और अधर्म है। क्या जेंडर होते हैं? नहीं, मगर पेयर्स के अंदर है, तो नेचर का डिफरेंट होना। ठीक हो गया? जी, जी, अब जी। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, सवाल ये है, वेद से पूछ लूं या स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछ लूं? वेद से ही पूछ लीजिए। चलें, वेद से पूछ लेते पर मुझे हैं। ठीक है जी। संस्कृत अच्छे से नहीं आती, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ। हाँ, कोई बात। चलें फिर ऐसे करते हैं, संस्कृत की बात नहीं पूछते, हम आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात पूछ लेते हैं। देखिए, ठीक है उन्होंने ना? सत्याग्रह प्रकाश में कुछ गलतियाँ करी हैं, वो मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं उस पे नहीं तो किसी और आप बात को यानी डिफेंड नहीं कर आप सॉरी, ठीक है, आप ये मानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गलतियां की हैं? जी, मुझे लगता है उन्होंने गलतियाँ करी हैं, क्योंकि उस समय पे उनको शायद सही से इंटरप्रिटेशन देने वाला ना मिला हो कुरान का। उन्होंने तो हम्म। शाब्दिक अर्थ में जो गलतियाँ निकाल सकते थे, वो निकाल दी। ओह, अच्छा अच्छा, आप ये मानते हो कि ये जो 14वां समूलास लिखा है हाँ जी, उसमें सत्यार्थ? काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अगर अब के समय के लोगों से सुना जाए, तो फिर वो काफ़ी सही हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सुने सुने सुने। आपको लगता है कि ये समूलास स्वामी दयानंद सरस्वती की गलती है? नहीं, मुझे उनकी गलती नहीं लगती, लेकिन उस समय पे जो इमाम या जो भी रहे होंगे, उसमें उनकी गलती लगती है। ओके, आपको पता है कि सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समूलास ये प्रथम संस्करण के अंदर नहीं था, फर्स्ट एडिशन में, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं लिखा, पता है आपको? ये मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे नई बात बताई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का फर्स्ट एडिशन सिर्फ 11 समूलास पर समाप्त कर दिया था। अच्छा जी। ये बाद के जो समूलास ऐड हुए हैं, 12वां, 13वां, 14वां, और गालबन में 14 14 समूलास है टोटल। तो 14 12वां, है। 13 और 14, जो आखिर इस्लाम का है, 13वां बाइबल के ऊपर है, जी, और जी, जी। 12वां मेरे ख्याल से शायद बौद्ध धर्म पर है, या 4वां, या इस तरह कुछ है, जैन यही पे, अब्राहमिक रिलीजन्स पे ही है शायद। अब्राहमिक रिलीजन पे, हाँ कुछ ऐसा करके ही है, कुछ ऐसा ही है। तो वो तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में था ही नहीं, तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती को पता ही नहीं था, उनको नहीं पता था। वो स्वामी दयानंद सरस्वती कभी मुसलमान के सामने डिबेट नहीं किए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। ओरिजिनल गुजरात से थे, ठीक है, गुजरात के थे, या गुजराती बोलते थे, या संस्कृत उन्होंने अपनी पक्की की हुई थी। जी। हिंदी में भी उनका हाथ सेट नहीं था, इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश भी आरंभ में संस्कृत के अंदर, ये तो बाद में जो अनुवादक हैं वो आए, चेले आए, स्टूडेंट्स आए, उन्होंने ये आगे लिखा। खैर तो बहरहाल, आप थोड़ा-सा गलत बता रहे हैं मेरे ख्याल से। उन्होंने पूरी संस्कृत में नहीं लिखी थी स्टार्टिंग में। नहीं नहीं, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ पार्शली संस्कृत में शुरू हुई थी, जैसे ऋग्वेद का जो भूमिका लिखा है, भाष्य का भूमिका, वो सारा जी, जी। संस्कृत में था। चले, जी, संस्कृत का था, भाष्य तो चले ऐसा करते कभी हैं, भी इसको छोड़ते हैं। हाँ, हाँ जी, ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, और ऐसा करते हैं, अब मेरी बारी है, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक है? ठीक है। आप ये मुझे बताएं, आप ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो लिखा, आप कहते हैं वो गलत है, हो सकता है? जी, मैं उनका लिखा गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उस समय पे जो इमाम ने उनके सामने कुरान की इंटरप्रिटेशन करी होगी, मेरे ख्याल से वो गलत थी। यानी ठीक है, चलें, वो इसलिए गलत हो सकती है कि उनको अरबिक नहीं आती थी, राइट? हाँ, ये इसलिए गलत हो सकती है। मगर बेसिक जो ज्ञान है सनातन धर्म का, वो तो आता होगा, जी, जी। और विज्ञान में भी वो गलती नहीं कर सकते, जो बेसिक नॉलेज है। करनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जी, यहां पूछिए। पर लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, समूलासन 9वां पन्ना है, 194, 194। बस ठीक 1 है? मिनट। ठीक। 194 ठीक है। जी, सत्यार्थ प्रकाश जो नया एडिशन है हिंदी का, कंप्यूटराइज्ड, उसका पेज 194, हुँ, हुँ। और समूलासन 9वां,
समोल्लास नवा। ठीक है, 9th। उसका प्रश्न पूछा जाता है, पूछते हैं ये जो ऊपर को नीला और धुंधलापन दिखता है वो आकाश नीला दिखता है व नहीं? ये जो आकाश है ये नीला दिखता है या नहीं? तो स्वामी अच्छा। दयानंद सरस्वती उत्तर देते हैं नहीं, नीला नहीं दिखता। हम्म। फिर प्रश्न हुआ तो वो क्या है, ये क्यों नीला क्यों दिखता है, फिर क्या है जो हमें नीला दिखता है? उत्तर देते हैं, वो कहते हैं अलग अलग पृथ्वी जल और अग्नि के त्रसरेन दिखते हैं, उसमें जो नीलता दिखती है वो अधिक जल जो के वर्षता है सो वही नील है। पता है क्या बात है उन्होंने क्या लिखी है? उन्होंने कहा है जो पानी बरसने के लिए, बारिश के लिए जल जो आसमान पर ऊपर बादल बनते हैं ना, ये वो नीलापन है। मेरे ख्याल से ये नहीं तो कहा है। एक बार मुझे एक बार फिर से साइंटिफिकली बता दीजिए कहाँ पे कहा है, मैं एक बार फिर से उसको पढ़ना चालू खुद से पढ़ लूँ एक बार। सत्यार्थ प्रकाश पेज 194। पेज से तो मुश्किल है ना, मेरे पास थोड़ा अलग है वर्जन। नहीं नहीं, आप पीडीएफ हिंदी वाला निकाले ना, मैंने तो पेज से निकाला हुआ है, मेरे पास तो वो वाली पड़ी एडिशन, 9वां समोल्लास है। 1 मिनट बस निकालना। नवा समोल्लास है। नवा समोल्लास में एक बार वो लाइन फिर से पढ़ दीजिएगा तो। जी, नवें समोल्लास में असल में प्रश्नों के नंबर नहीं दिए हुए, सिर्फ प्रश्न लिखा है, आगे उत्तर लिखा है, प्रश्न उत्तर चल रहा है। हाँ, तो प्रश्न उत्तर प्रश्न ये है, हाँ प्रश्न ये है, ये जो ऊपर को नीला और धुंधलापन दिखता है वो आकाश, यानी जो ऊपर को नीलापन जो दिखता है ना, ये आकाश नीला दिखता है या नहीं? उन्होंने कहा आकाश नीला नहीं है। तो उन्होंने पूछा ये नीला नीला क्यों है, ये ब्लू कलर स्काई का क्यों नजर आता है? तो उन्होंने विज्ञान की धज्जियां उड़ाते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती साहब लिखते हैं कि अलग अलग पृथ्वी जल और अग्नि के त्रिश्रेणु दिखते हैं, यानी जो पार्टिकल्स है ना जल के और अग्नि के, जल और अग्नि के जो बिखरे हुए पार्टिकल्स हैं, हाँ जी। वो जब ऊपर की ओर उठते हैं ना, उसमें जो नीलता दिखती है वो अधिक जल जो के वर्षता है सो वो नीला है। वो जो बारिश होती है ना, वो बारिश का पानी जब नहीं ऊपर नहीं उठता नहीं है नहीं ना, नहीं, ये बारिश का पानी ऊपर उठता है और उसके बाद जो आकाश नीला दिखता है वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो आकाश नीला दिखता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। जो ये किधर है रिफ्रैक्शन होता रिफ्रैक्शन? है, जो वो पानी की बूंदों के अंदर से जब लाइट पास करती है और एक सर्टेन एंगल पे बाहर आती है, तो इस ये वजह से लाइट का क्या किधर है? कहते हैं। एक मिनट, प्रकाश का तो यहाँ दूर दूर तक शब्द नहीं है। प्रकाश का दूर दूर तक शब्द नहीं है, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ उसमें तो अगर आप उस लाइन को देखें, त्रिश्रेणु का मतलब बेसिकली पार्टिकल होता है, छोटे छोटे एग्जैक्टली किसके पार्टिकल? वाटर लाइट के। के, एग्जैक्टली नॉट लाइट, प्रकाश के पार्टिकल नहीं है, वो जल और प्रकाश, अग्नि के पार्टिकल है। अरे सुनिए तो सही। उन्होंने कहा जो जल और अग्नि के जो पार्टिकल होते हैं उसके वजह से दिखता है, उसकी ज्यादा जब मात्रा हो जाती है तो दिखता है, और वो सही बात है। अगर आकाश में एग्जैक्ट उसकी ज्यादा मात्रा हो जाती है तो वो दिखता है, क्योंकि जब ज्यादा मात्रा हो जाती है तब लाइट ज्यादा रिफ्रैक्ट करती है। एक मिनट, ये कौन सा साइंटिफिक रूल है कि जल और अग्नि के पार्टिकल्स जब आसमान में फैलते हैं जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ब्लू होगा? ये कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी है? ये साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, ये कॉमन नॉलेज है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे, कॉमन नॉलेज है तो साइंस में तो होना चाहिए ना कॉमन नॉलेज। ये कौन सा कॉमन नॉलेज है जो साइंस के पास ही नहीं है? बेसिकली सनलाइट जब होती है वो जब जब सन सन इंटरैक्ट करती है। सन का दूर दूर तक यहाँ पर जिक्र नहीं है, ना प्रकाश का है। जल मैं बता अग्नि रहा हूँ। के पार्टिकल्स नीले दिखते हैं और जल वो पानी दिखता है जो ऊपर इकट्ठा हो, जिसने वर्षना होता है। जल और अग्नि के जो पार्टिकल होते हैं उनमें उनकी क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाती है तो आकाश ज्यादा नीला दिखता है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन की जो मात्रा होती है सनलाइट की वो ज्यादा हो जाती है। हाँ, इसको साइंटिफिकली प्रूव करें कि जल और अग्नि के पार्टिकल्स की वजह से ब्लू स्काई नजर आता है, ना कि लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से। जो जमीन पर जल पड़ती है अरे और उसमें से जल कितने और फ्रेम्स जो डाइल्यूट होते हैं और वो वापस जाते हैं, तो क्यों हमें स्काई ब्लू नजर आता है?
वो बाकी लाइट्स के डाइल्यूट हो जाने के बाद, यानी उसको साइंटिफिकली आप प्रूव करें कि जल और अग्नि के पार्टिकल्स की वजह से ब्लू स्काई नजर आता है। करता हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए ऐसे जल के जो पार्टिकल होते हैं, बेसिकली स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि जब क्या कहते हैं, अर्थ की जो सूरज की लाइट होती है वो एटमॉस्फेयर के जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में आपने जो अपनी पार्टिकल्स होते हैं। सुने रोक रहा हूं मैं, सॉरी आपको रोक रहा हूं राजू भाई। अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं पेश करनी। स्वामी दयानंद ने क्या ये लिखा है? उन्होंने ये लिखा है, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पहले मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि वो मेरी मैं अंडरस्टैंडिंग पे कैसे लिख मैंने रहे हैं। नहीं सुने जरा, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर आपकी ट्रांसलेशन से दिया। आप जी, मेरे प्रश्न का उत्तर इसी जगह से दें जो स्वामी साहब ने दिया है। आप अपनी अपनी ऐड ऑन नहीं ठीक है। करेंगे, मैंने अपना ऐड ऑन नहीं किया। मैं नहीं ऐड ऑन करूंगा। जी उन्होंने कहा जो त्रसेणु अर्थात पार्टिकल, ठीक है, जब पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, तब जाहिर सी बात है, जब पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, जो ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि बारिश कर सकते हैं, वो पार्टिकल, जाहिर सी बात है, जब वाटर की मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे आसमान में, तो वो प्रेजेंट होंगे, तो वो बारिश भी हो सकती है उससे। जब ज्यादा हो जाएंगे तो इसलिए ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब होंगे तो सन भी ज्यादा उसमें इंटरैक्ट करेगा उन पार्टिकल्स के साथ, वेवलेंथ के ज्यादा उसमें इंटरैक्शन होगा। अच्छा अच्छा, अब सुने जरा, ये जो आपने कहा, जो जल होता है उसका रंग क्या होता है? जल का कोई कलर नहीं होता है। हाँ, और अधिक जल का? अधिक जल का भी कोई रंग नहीं होता है, जल चाहे जितना भी ज्यादा हो। हाँ, अधिक जल जो के वर्षता है सो वही नीला है। अरे आप समझ ही नहीं रहे, इसका ट्रांसलेशन सही नहीं समझ रहे मुझे आप। मुझे आपने दो चीजें आपके पास, या तो वो शब्द जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, देखे दो चीजों में फर्क समझे, ना प्रकाश की रिफ्लेक्शन नीला कर रही है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ना धूप नीला कर रही है, अच्छा अच्छा। ठीक है, ना उनका यानी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वहां पर जमा होना उनको नीला कर रहा है। हाँ, नीला कर रहा है जल और अग्नि के पार्टिकल्स का ऊपर की तरफ उठना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं है। ठीक है, सही कहा ना मैंने? ऊपर हाँ, की इसको तरफ प्रूव उठना, करें साइंटिफिकली। ऊपर की तरफ उठना तो मेरे ख्याल से नहीं है। ऊपर की तरफ उठना, ये कहाँ लिखा है ऊपर की तरफ उठना? तो वर्षते ओहो, ऊपर की तरफ उठना तो वर्षेंगे तो तब ना जब ऊपर जाएंगे। बारिश बरसती तब है जब पानी ऊपर जाता है, ये तभी तो उसमें लिखा वर्षेगा। हुआ है? ये उसमें लिखा हुआ वो है क्या? अधिक जल जो के वर्षता है सो वही नीला, ये हाँ, लिखा हुआ तो है। ये आमिर भाई, देखिए, मैं एक सवाल यही तो। पूछ लूं इनसे? हाँ जी 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 जी। राजू भाई, कैसर बात कर रहा हूँ। चले, आपकी बात मान ली कि नीचे से जो जल है, पानी है, वो ऊपर नहीं जा रहा, नहीं, लेकिन मैंने ये आसमान। नहीं कहा कि नीचे से पानी ऊपर नहीं जा रहा, आप गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। अच्छा, फिर एग्जैक्ट बात बताएं। फिर ये दोनों बातें तो नहीं, गलत नहीं हो अपना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहली बात कहें वो भी आप कहें कि ऐसा नहीं है, फिर दूसरी कहें वो भी ऐसा नहीं है। बस सो आप बताएं। 2 मिनट दे, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, वो फिर बात लंबी हो जाएगी। आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है कि ये पानी जमीन से ऊपर नहीं जा रहा? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हो ना स्वामी जी ने, ऐसा कहाँ लिखा ये है? हो, ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ। फिर ये है कि अगर जमीन से नीचे नहीं जा रहा तो पानी पहले ही हवा में है। कुछ पार्टिकल्स हमेशा हवा में रहते हैं पानी के। कुछ एट पार्टिकल्स एनी हमेशा गिवन हवा। पॉइंट ऑफ टाइम कितने भी पार्टिकल्स होंगे वो ऑलरेडी हवा में होंगे। ठीक हो गया। और उससे फिर आसमान का रंग नीला होता है उन पार्टिकल से। आसमान का रंग उन्हीं की वजह से नीला होता है, और उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ वो बरस भी सकते हैं, इसीलिए स्वामी जी ने तो लिख दिया कि वो जो जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो बरस जाते हैं। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हवा के अंदर रहते हैं, जी, हर लेकिन समय होगा। जब ज़्यादा वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो बरसते हैं और उसको हम बारिश कहते हैं। जी जी ट्रू। जी। तो यानी कि जितना हमारे पास सिस्टम है वाटर वाइब्रेशन का, कि वो जो वाटर साइकिल का। हिंदी में पता नहीं उसे क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बुखारात, जो है वो बेसिकली वो वाइब्रेट होकर वो ऊपर जाते हैं। और उसके बाद फिर जो एयर प्रेशर है, वो सिर्फ एयर प्रेशर नहीं, एयर टेम्परेचर और प्रेशर, वो कंड्यूसिव होना चाहिए टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से बारिश होती है, विच इज़ साइंटिफिकली एस्टेब्लिश फैक्ट। आप ये जाएगा। कह रहे हैं कि आपकी जो किताब है वो इस सारी साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड वेरीफाइड फैक्ट को डिनाई करते हुए ये पॉजिट कर रही है कि पानी हमेशा हवा में होता है, जब ज़्यादा होता है तो फिर ज़्यादा पानी
जाता है। ये साइंटिफिक तीनों का नक्शा शायद बन फैक्ट ये भी है ना कि पानी हर समय हवा में रहता है, ये भी शायद आपको थोड़ा नहीं नहीं, सा हर पता समय होगा। देखें देखें अपना कैसर भाई, असल जी प्रश्न जो है ना, जो जी असल आपत्ति है, हमारा असल जो ऑब्जेक्शन है वो ये है जी जी कि आकाश का रंग नीला उस जल की वजह से होता है या जो ऊपर है, ये जल की पॉइंट है। वजह से और अग्नि की वजह से। जल और बेसिकली अग्नि, ओके, एनर्जी होती जल है, और अग्नि, अग्नि जल जो और अग्नि एनर्जी की होती वजह है। से जी, इसको जी। प्रूव करना है साइंटिफिकली कि जल और अग्नि के पार्टिकल्स की वजह से, जल और अग्नि के पार्टिकल्स की वजह से अग्नि का आसमान नीला होता पार्टिकल है। नहीं होता है वैसे, लेकिन चलिए उसको एक अगर तरीके से चले एक गर्मी मिनट, सॉरी मान सॉरी लीजिए। सॉरी सॉरी, पार्टिकल हम अग्नि, फिजिक्स की में नहीं कह रहे ना, उस हिसाब से पानी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये तो आप अरे ना करें। एग्जैक्टली, अगर ये, सॉरी सॉरी कैसे भाई, मैं रोक इसलिए रहा हूं, अगर ये भी जी बोल रहे हैं अग्नि का पार्टिकल नहीं होता, तो फिर भी ये प्रश्न इस स्वामी साहब के ऊपर ही उठता है। बाय एनी मींस इनको एक्सप्लेन करना है कि आसमान नीला जल और अग्नि इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से नीला होता है, ये बताना है, ठीक ना है, कि प्योर बताते हैं। लाइट की वजह से। प्योर लाइट की कॉम्बिन अग्नि अग्नि होगी तो लाइट भी होगी ना, जाहिर सी बात है। ओहो, जल, जल, चलें अग्नि, जल आपके लिए अग्नि भी ऐड कर लूं। जल को नीला कहा है उन्होंने, ये सुना जरा, अधिक जल जो के वर्षता है सो वही नीला, ये लिखा है उन्होंने। जल का मेन रोल है। आपने ठीक खुद है, बोला है कि जल का कोई कलर नहीं होता। जल का कोई कलर नहीं होता, सही बात है। एग्जैक्टली तो फिर आपको प्रूव करना है कि ये जो आसमान आकाश के ऊपर जल बिखरा हुआ है, ये आपको नीला दिखता है जो बरसता है बाद में। आप समझिए, देखिए अग्नि की वजह से बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर सही। क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो सर्टेन वेवलेंथ्स के साथ इंटरैक्ट करती है उन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ, पानी के, और ओके उसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और उस फिनोमेना की वजह से हम लोगों को आसमान नीला नजर आता है। तो स्वामी जी ने उसको सिंपली, ताकि आम आदमी समझ पाए, तो उन्होंने ये लिख दिया कि वाटर मॉलिक्यूल्स और अग्नि, केवल नहीं लिखा कहीं भी, वैसे भी उन्होंने लिखा वाटर मॉलिक्यूल्स और अग्नि दोनों की तरफ, दोनों की मदद से क्या कहते हैं, और ऐसी पानी जो कि ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो बारिश भी हो सकती है, उनकी वजह से आसमान नीला होता है। एक बात समझा दीजिए आप, कि ये जो अग्नि आपने जो कह रहे हैं, ये बेसिकली ये सूरज की जो वेव्स हैं आप उनको कह रहे हैं, ऐसा ही है? हाँ, सूरज की वेव्स भी हो सकती हैं, तो या हमारे पास फिर कोई वाटर और मॉलिक्यूल्स तरीके की हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, जो कि अगर उनके साथ इंटरैक्ट कर रही है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ अगर कोई नहीं, इंटरैक्ट कर उनके रही है। साथ इंटरेक्शन, मुझे कैसर भाई ये चीज मुझे साइंटिफिकली चाहिए कि वाटर के उन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन की वजह से आकाश नीला होता है, ये साइंटिफिक डिस्कवरी है हमारे लिए। अमर भाई, साइंटिफिकली स्पीकिंग तो ना आसमान नीला होता है, ना हवा के अंदर पानी होता है, ना ही सूरज उसके साथ हवा इंटरेक्ट के अंदर करता है। पानी होता है काशिफ भाई, देखिए वो नहीं होता ना जो आप कह ह्यूमिडिटी रहे हैं, कि जो वो ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है होती तो है ना, बारिश वो होना शुरू हो जाती बेसिकली है। हवा के अंदर पानी ही होता है चलें वो। तो चलें भाई कैसर भाई, सॉरी, वो उसको कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन जो आप बारिश वाला पानी कह रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कि हर वक्त हवा के अंदर फिरता रहता है और एकदम से ज्यादा होता है तो नीचे आना शुरू हो जाता है। मैं आपसे वो बात कह रहा हूँ। फिर मुझे एक बात बताइए कि अगर ये आसमान के रंग को नीला करके हमें दिखाते हैं, तो अब जो नेचुरल आपने एक जो जो सीक्वेंस बनाया है ना, वो देखें अब ऐसा है कि सूरज, हवा के अंदर पानी, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आसमान हमें नीला नजर आ रहा है। सो मजमूई तौर पे स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास है आसमान, सूरज, पानी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके नजदीक हवा में हैं, वो सूरज की किरणों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उससे आसमान नीला नजर आता है। इशू अब यह है कि वो जो सूरज है, उस सूरज के पीछे भी आसमान नीला नजर आता है, जिसके पीछे कोई पानी नहीं है। पानी तो सूरज के नीचे है। सॉरी कासिर भाई, मैं आपसे डिबेट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। सिंपल डिबेट तो कर ही नहीं रहे हैं ना, तो सिंपल सवाल पूछने हैं कि अब देखें, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पानी सूरज के नीचे है कि ये तो सबको पता है कि सूरज बहुत दूर होता है, अच्छा, एक जिस बात पानी को बताइए, बारिश कहते हैं वो नजदीक होता है। किसी और प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में पानी होता है क्या? या श्योर हो सकता है, कई कई हैं इनफैक्ट। किसी में नहीं है, अभी 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 तक तो आपका नहीं। नहीं जो किसी कुछ भी चंद्रयान हो, आपने जो भेजा है, वो पानी के रिजर्व के लिए तो क्यों गया हुआ है आपके वो चांद पे? सोलर सिस्टम में अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, और किसी का आसमान नीला नहीं है, क्योंकि किसी के एटमॉस्फेयर में पानी नहीं है। खैर, अब ये आपको क्या छोड़ पता, दीजिए। आपको क्या हो पता, सकता है। मेरी बात सुने, रुके 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 जरा, ये अजम्पशन जो है ये प्योरली अनसाइंटिफिक है, जबकि Yeah. हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि ये स्काई ब्लू क्यों नजर आता है। तो ये बताइए, अज्यूम आप करना बताइए कि क्यों चूंकि नजर आता है। किसी और प्लेनेट का स्काई ब्लू क्यों नजर नहीं आ रहा, उसके पीछे रीजन पानी होगा, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, आप आप मुझे साइंटिफिक कैटेगोरिकल रीजन दें कैटेगोरिकल कि कंक्लूजन क्यों निकाल नजर सकते आता हैं। है।
मतलब मेरा सवाल आ गया, आगे बढ़ते हैं, आपका जवाब आ गया, थैंक यू सो मच, आपने जो दिया आपका पक्ष आ गया, मेरा हो प्रश्न आ सकता है गया। मैं शायद अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाया अपनी कोई बात को। बात मैं अगली कोई बार बात आके कोशिश करूंगा नेक्स्ट कि टाइम आ ओवर जाइएगा। नेक्स्ट टाइम एक आपसे छोटा नया सवाल होगा, आपका नया एक सवाल, मेरा नया सवाल। ठीक है, बल्कि राजू भाई को जो है ना वो आमिर भाई आप अपने चैनल का भी बता दीजिए। आमिर भाई के चैनल है राजू भाई, आप नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ पे सनातन पर, आर्य समाज पर स्ट्रीम्स होती हैं, आवाज़ हक ऑफिशियल और आवाज़ हक अनसेंसर्ड लिखा हुआ आ रहा है, आप ज्वाइन कीजिए फ्राइडे के दिन आमिर भाई को। ठीक है राजू भाई? थैंक यू।